सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। इससे पहले भी वजीर आजम कई बार ऐसी हिदायत जारी कर चुके हैं, लेकिन क्या उनकी टीम उनकी हिदायत को सीरियस नहीं लेती? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम ने किसी चीज़ की कीमत कम करने की बात की हो और उसकी कीमत कम भी हो गई हो, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वजीर आजम जिस चीज़ की कीमत पर नोटिस लेते हैं उसकी कीमत डबल हो जाती है या वो चीज़ मार्केट से ही गायब हो जाती है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजीर आजम की टीम नाअहल है जो वजीर आजम का दिया हुआ टास्क पूरा नहीं कर पाती? क्या इसीलिए वजीर आजम ने अब इस काम के लिए भी टाइगर फोर्स पर एतमाद किया है? उस्मान डार ने क्या कहा, जरा ये आप सुनिए। टाइगर फोर्स के नौजवान जो यूनियन काउंसिल की सतह पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने शहरों में काम करेंगे, जियो टैगिंग के साथ वो रिपोर्ट कर सकेंगे, महंगाई के हवाले से, ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से टाइगर फोर्स की शक्ल में पाकिस्तान के नौजवानों को मौका दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि वो पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक करने में हुकूमत का, पाकिस्तान का साथ। तो क्या टाइगर फोर्स महंगाई को कम करने में हुकूमत की मदद कर सकेगी? एक तरफ महंगाई मुस्तकिल बढ़ती जा रही है और आवाम का बुरा हाल हो चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों की तारीख भी अब बहुत करीब आ गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम को टफ टाइम देने का फैसला भी कर लिया है। हुकूमत पीडीएम की तहरीक नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर इस वक्त गौर कर रही है और अपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद में हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा खतरा समझे जाने वाली नून लीग के खिलाफ हुकूमत की जानिब से सख्त इकदाम और रवैया अपनाने का फैसला भी कर लिया गया है। जराए ये भी बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी की क़यादत पर सिर्फ रस्मी तनकीद होगी और पीपल्स पार्टी पर हल्का हाथ रखकर मुफाहमत की सियासत की जाएगी, जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी हुकूमत ने अब बैकडोर राब्तों का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर मौलाना नहीं मानते तो फिर उनके खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पीडीएम मरियम नवाज की क़यादत में 16 अक्टूबर को गुजरावाला से अपनी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि जलसे के लिए नवाज शरीफ ने भी सख्त हिदायत जारी कर दी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हुकूमत अगर रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार करे या उनकी पकड़ धकड़ की जाए तो इसका सख्त रद्द-ए-अमल रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से दिया जाए। जिस थाने में गिरफ्तारियां हो कारकुनों को बंद किया जाए, वहां का घेराव कर लिया जाए और कारकुनों की रिहाई तक इस एहतजाज को जारी रखा जाए। नवाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह हिदायत दी हैं कि धरने देने के जिम्मेदार मकामी एमएनए, एमपीए, टिकट होल्डर और तंजीमी ओहदेदार होंगे। अगर कोई रहनुमा या ओहदेदार बुज़दिली दिखाए या धरना ना दे तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त एक्शन ले और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में सुस्ती करने वालों और साथ ना देने वालों का मुहासबा भी किया जाए। तो ये पूरी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मियाँ साहब तो बड़े जारहाना अंदाज में बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अब हुकूमत क्या रोक पाएगी इनको? गिरफ्तारियाँ होंगी तो फिर धरने होंगे, एहतजाज होंगे, थानों का घेराव होगा। ये किस तरफ जा रही है हमारी सियासत? बहुत शुक्रिया अरबाब, आपका आपने अपने प्रोग्राम में याद किया मुझे। आपने जो मंजरनामा बता दिया है उसमें बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कहने की, इसलिए कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने इब्तदाइया अपना दिया है। 2-4 बातें मैं पहले उसी सीक्वेंस से शुरू करते हैं जिस तरह से आपने सवाल किया। जो टाइगर फोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसका एक नमूना हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत के दौरान फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का था, जिसे उस वक्त पैरेलल आर्मी कहा गया, और उसका क्या नतीजा निकला बाद में, वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्या हुई, वही वादा माफ गवाह बने उनके खिलाफ, वही उनकी फांसी का सबब बने, वगैरह वगैरह। अब हम देख रहे हैं कि ये टाइगर फोर्स के नाम से एक उसी तरह की एक सिविलियन कुव्वत या एक पार्टी या एक ग्रुप कहले बनाने की कोशिश की जा रही है। जो उसका मुद्दा बयान किया है इमरान खान साहब ने, उससे 2 बातें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये कि जहाँ तक चीज़ों की कीमतों का ताल्लुक है, महंगाई का ताल्लुक है, चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ताल्लुक है, वो उनकी अपनी हुकूमती मशीनरी तो उस पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। हालांकि सारी इंतज़ामिया उनके पास है। पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 2/3 ऑफ पाकिस्तान है, कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। KPK उनके पास है, मखलूत हुकूमत है बलूचिस्तान में, सेंटर में खुद बैठे हुए हैं। इतना कुछ उनके ज़ेरे असर और ज़ेरे साया है। अगर वो सब कुछ नाकाम हो गया है और टाइगर फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो ये एक तरह से उनका अपना एक्सेप्टेंस है कि वो ये मान रहे हैं
कि मेरी हुकूमत नाकाम हो गई है, लिहाजा एक ये नया रास्ता हम इख्तियार करने जा रहे हैं। और यही गालबन अपोजिशन के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो ये कह रहे हैं कि देखिए जनाब, उनके तो बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना, अब वो इस तरह के हथकंडों पर उतर आए हैं। तो मेरे ख्याल से टाइगर फोर्स का इस्तेमाल, जिसके बारे में रिएक्शन ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी जो है, उनकी जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उन्होंने जनाब हमारे लिए तो ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं कि उठ के एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, ना कोई उनकी कोई लिंकेज है, वो आएँ और आके हमसे चेक करें या हमारे बारे में किसी किस्म के ऑर्डर्स पास करें। तो जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, वो भी इसको यही कह के इस्तेमाल कर रही है कि टाइगर फोर्स लाने का मतलब ये है कि इनके अपने पल्ले तो कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन ज़रूर हो सकता है इमरान खान साहब का, लेकिन जिन नताइज की तवक्को है उनसे, मेरे ख्याल से उसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि टाइगर फोर्स किसी किस्म की कोई परफॉर्म कर सकती है या उससे हुकूमत को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। अब आ जाइए आप दूसरी सूरत हाल जो जलसों के एतबार से आपने पूछी मुझसे, उस पर भी मैं मुख्तसर तबसरा कर देता हूँ, फिर बाद में आप जो मुनासिब समझेगा पूछ लीजिएगा। देखिए, APC में जो तकारीर हुई थी, चाहे वो नवाज़ शरीफ की थी, चाहे वो आसिफ जरदारी की थी, चाहे बिलावल जरदारी की थी, चाहे मौलाना फजल रहमान की थी, वो सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उन चारों ने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, जिसकी बाद में ये कह के बात की गई कि हमारी लड़ाई फ़ौज से नहीं है बल्कि इमरान खान को लाने वालों से है। इसका मतलब भी मेरे ख्याल से इसके लिए भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि किन दो अफराद को यानी टारगेट किया जा रहा है या किन दो अफराद से बातचीत हो रही है। उसके बाद से अपोजिशन ने चूँकि अपने 26 पॉइंट में बाकायदा इंदिया दे दिया था कि वो कब कब क्या करेंगे, हालांकि उसमें भी थोड़ी बहुत तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि पहला जलसा तो 11 अक्टूबर को कोयटा में होना था, वो अब 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में हो रहा है। उसके बाद फिर 18 को जो कारसाज का सानहा ऑब्ज़र्व करती है पीपल्स पार्टी, वो कराची में होगा, और 25 को फिर कोयटा में होगा, और फिर 13 दिसंबर को लाहौर में। ये प्लान जो है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे पैनिक दिखाई दे रहा है हुकूमती उसमें, क्योंकि जो ही ये ऐलान हुए थे कि इस तरह के जलसे होंगे, आपने देखा जितने भी एडवाइज़र्स थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, जितने भी उनके वज़ीर थे, मशीर थे, स्पोक्स पर्सन की एक पूरी फ़ौज है, लग गए वो सुबह से शाम तक। इससे पहले हमने देखा कि एक तस्वीर अगर आ जाती थी कि वो चहलकदमी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कहीं, उस पर पैनिक था, फिर वो कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इतना ज़्यादा पैनिक इस लेवल पर क्यों हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों से, जिन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन अब चूँकि बाकायदा अपोजिशन का इत्तेहाद बन चुका है APC की सूरत में, PDM कहते हैं उसको, और उन्होंने बाकायदा अपना लाया अमल जो है उसको वाज़े कर दिया, और बहुत कम दिन रह गए हैं, सिर्फ 4 दिन रह गए हैं गुजरांवाला के जलसे में। ये भी बात तय हो गई है, हुकूमत के शेख रशीद साहब हों या चाहे फवाद चौधरी साहब हों, नाम ले सकता हूँ मैं बना, जो कहते हैं कि इनके लिए तो कोई बाहर निकलेगा नहीं। खुद इमरान खान साहब ने अपनी एक हालिया तकरीर में बहुत 3 दिन पहले कहा कि वो कीमे वाले नान इनके खाएंगे लेकिन घरों से नहीं निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही परेशानी और बहुत ही इज़्तिराब है हुकूमती हलकों में। अभी आप देखें क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है, बेपनाह शहर जो इर्द गिर्द हैं गुजरांवाला के, वहाँ से पीपल्स पार्टी के नून लीग के लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला, छापे मारे जा रहे हैं उनके घरों पे, इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है। जो एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी आज पीपल्स पार्टी की, उसको भी उजाड़ दिया है। तो ये जिस तरह का पैनिक है, उससे लगता है कि शायद अपोजिशन को बड़ा शो करने जा रही है, या हुकूमत ये एंटिसिपेट कर रही है कि कोई बड़ा शो होने जा रहा है। लेकिन बॉयज़ अब ये हुकूमत के इस इस्तराब की, इस तज़ाद की वजह क्या है कि बयानात कुछ और हैं, बयानात में सीरियस नहीं ले रहे PDM को, और फिर जो ग्राउंड पर हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं वो किस तरह वहाँ पुलिस वालों के तबादले किए गए, CPO तब्दील किया गया गुजरांवाला का, और अब फिर ये पीपल्स पार्टी पर हल्का हाथ रखने की बात, नून लीग के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात, क्या PDM को कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी से, कोशिश है कि उनको अलग कर लें, उनसे कुछ मामला तय कर लिए जाएँ तो ऑटोमेटिकली अपोजिशन कमज़ोर हो जाएगी? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने अपनी अना के चक्कर में, अपनी ज़िद की वजह से वो मौका खो दिया जब बड़ी अपोजिशन में से बड़ी पार्टियों के साथ किसी किस्म की मुफाहमत हो सकती थी। अगर आपको याद मैं दिला दूं कि जो पहला इजलास था इसी नेशनल असम्बली का, उसमें जरदारी साहब ने, बिलावल ने और शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की थी कि 5 साल के लिए अगर आप चाहें तो हम मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, मिसाक मईशत कर लेते हैं, आइए हम आपका के साथ हाथ बटाना चाहते हैं। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह का रद्द अमल आपने देखा था प्राइम मिनिस्टर का, वो आज भी उस पर ज़रूर अफसोस कर रहे होंगे, इसलिए कि वो मौके थे जब आप, हालांकि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ने और सेनेटर के चेयरमैन के इंतखाब तक तो उनका बहुत साथ दिया,
लेकिन वो भी तो अब बिट्रेड फील कर रहे हैं, इसलिए कि पूरी की पूरी जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। अभी इंडाइट किया है रिसेंटली जरदारी साहब को 2 रेफरेंसेस में, आपके सामने है। शजील मेमन का ले लीजिएगा, आप नाम ले लीजिए, खुर्शीद शाह, बेपनाह लोग उनके भी जेलों में हैं। यही हाल नून लीग का भी है। तो अगर ये तवक्को करेगी हुकूमत या वो ये कोशिश करेगी इस वक्त, तो इट्स टू लेट नाउ। मेरा ख्याल से ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये बाई चॉइस नहीं है, ये बाई कंपल्शन है। ये कंपल्शन से बना हुआ इत्तेहाद ज़रा टूटना मुश्किल होता है, ये याद रखिए। और जिस बात से मेरे ख्याल से हुकूमती हल्के ज़्यादा परेशान है वो ये कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना था, अगर आपको याद हो पिछले साल इस्लामाबाद में, तो जो लोग जितनी भी तादाद में वहाँ से गए थे, मौसम की तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद उनमें से एक शख्स ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। और वो कैसे वो फिजल आउट हुआ था, कैसे वो वापसी हुई थी वहाँ से, वो तो एक अलग कहानी है अपनी जगह। लेकिन लोगों को ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर इसको लीड करेंगे तो उसमें लोगों की के कम होने या तादाद ज़्यादा ना होने का मेरे ख्याल से मौका नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो गुजरावाला से भी JUI एक सीट जीती हुई है नेशनल असेंबली की, इसका मतलब ये कि वहाँ भी उनके लोग हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी लोग जलसे में नहीं आएंगे, ये तो मेरे ख्याल से बेमानी बात है। इसलिए कि ऑलरेडी ऐलान हो चुका है कि बिलावल जरदारी भी जुलूस की सूरत में लाहौर से जाएंगे, इसी तरह मरीम नवाज भी जुलूस की सूरत में लाहौर से जाएंगे। अभी जो और इस वक्त जो वाला जिसको घर समझा, हुकूमत का जो बयानिया पीपल्स पार्टी पर हल्का हाथ रखने का सामने आया है, हुकूमत में आने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर थे कि एक ही सांस में नवाज शरीफ को चोर, आसिफ जरदारी को डाकू कहते थे, इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी कहते थे आसिफ जरदारी को। उन पर हल्का हाथ रखने से उनके अपने पार्टी के बयानिए पर ज़रब नहीं लगेगी? एक और यू टर्न नहीं आप इसको इससे ताबीर कर सकते इसको? देखिए, मैं समझता हूँ अगर वो ऐसा करेंगे तो वो तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अपने बयानिए से एक तरह का फरार होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कारगर होगा। ये अब कारगर नहीं होगा इसलिए कि बहुत सारे मौके दिए गए पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, आपने देखा बहुत सी ऑफ़र्स की गई थी। एक मौका था, पहले दिन से लेके आज तक सिंध की हुकूमत को तोड़ने की कोशिशें रेगुलर इंटरवल्स के साथ जारी रही हैं। कभी आर्टिकल 149 के नफाज की बात की गई, कभी गवर्नर रूल लगाने की बात की गई, कभी इत्तेहाद GDA के साथ बना के हुकूमत को छुट्टी करने की कोशिश की गई। फिर आपको याद होगा लेटेस्ट जो MQM की तरफ से और बाकी की जमातों की तरफ से इत्तेहाद बना था कि हम वोट आउट करेंगे पीपल्स पार्टी को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के। ये तमाम कोशिशें इस 2 साल में मुतअद्दिद बार एक बाकायदगी के साथ होती रही हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। तो जो अनाद है या जो मखासमत है वो उस नहज को पहुँच गई है कि ये हाथ पीपल्स पार्टी पे हल्का रखा जाएगा, इससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है ऑल सेड एंड डन गुजरांवाले में इट्स गोइंग टू बी अ बिग शो। सही। और बुखारी साहब, ज़ाहिर है नून लीग बिल्कुल फ्रंट फुट पर है, बड़ी इस वक्त एग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ी है। मियाँ साहब का बयानिया बिल्कुल क्लियर है। हुकूमत भी नून लीग के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ कर रही है, ज़्यादा उन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं, तनकीद भी उन्हीं पर हो रही है। इस वक्त मियाँ साहब का ये जो बयान है कि रहनुमाओं कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए तो थाने का घेराव करें, जब तक गिरफ्तारी ख़त्म ना हो एहतजाज जारी रखा जाए, उकसा रहे हैं हुकूमत को कि हुकूमत कोई एक्शन ले और अपनी कोई कमज़ोरी, कोई खामी इनको दे जिसको फिर ये कैश करा सकें? हम अरबाब बहुत अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा जब ये खबर आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान को नैब नोटिस दे रही है अपने बुलाने का कि वो पेश हों, तो मौलाना की जमात की तरफ से और ख़ुद मौलाना साहब की तरफ से जिस किस्म के रद्द अमल का इजहार किया गया था, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना कि कहा गया हो कि अगर इस तरह का नोटिस तो हम कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे या उसके सामने बैठ के मुजाहरा करेंगे। तो ये वो तीर जो होते हैं ना, जो किसी तरीके से अपोजिशन की कुव्वत को कम कर सकें या तोड़ सकें, वो तीर अब तरकश में है नहीं इमरान खान साहब की। ये सबसे बड़ी उनकी अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि उन्होंने अपनी अना, अपनी ईगो, अपनी ज़िद, अपनी जो जिसको कहें अनाद की वजह से एंगेज ही नहीं किया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वो जिस कुव्वत के साथ असम्बली और ईवान में आए थे उसको वो बढ़ा सकते। बल्कि यूँ हुआ है कि ऐसे एलाइज जिनकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, जिनमें अताउल्लाह मैंगल साहब का नाम, जो अख्तर मैंगल साहब का नाम है, आपको पता है वो पहले एलाइज थे और अब वो अपोजिशन के जलसों के अंदर बैठ रहे हैं। कराची के जलसे में भी वो खिताब करेंगे और वैसे भी आपको पता है कि आजकल वो अपोजिशन की सफ़ों के साथ बैठे हैं। तो ये जो कुछ उनका नुकसान हो गया हुआ है वही इतना काफ़ी है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब अपोजिशन जो है उनमें से कोई भी जमात उनकी कोई बात सुनने जा रही है, इसलिए कि जो मौका था वो उन्होंने अपनी ज़िद की वजह से ज़ाया कर दिया। और बुखारी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर के हम 2 अदवार का मवाजना करें, ये 2.25 साल जब वो एज प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के लिए इस वक्त मौजूद हैं और जब वो खुद अपोजिशन में थे, अपोजिशन लीडर तो नहीं थे लेकिन ज़ाहिर
एक थर्ड फोर्स के तौर पर, एक बड़े लीडर के तौर पर उस वक्त मौजूद थे। पैनामा का केस आया, नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, उसमें उनके जलसे, तकारीर किस तरह से वो ख़तरनाक साबित हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म के लिए। तो जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, जब वो अपने मुखालफिन के लिए ज़्यादा ख़तरनाक थे, या अब जिस वक्त वो वज़ीर आज़म हैं, अब भी उनका कैरेक्टर, उनकी पोजीशन वैसे ही है जैसी वज़ीर आज़म बनने से पहले थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बयान अपने पास से नहीं कह रहा हूँ बात, जिस तरीके से पीटीआई की पूरी क़यादत ने हमेशा ये साबित करने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। हत्ता कि एक ISPR के DG थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, मेरे ख्याल से वो जज्बात से ज़रा भरपूर हो गए थे कि फ़ौज जो है वो PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। तो वो उस वक्त तो बहुत कुव्वत में थे जब अपोजिशन में थे। आपको याद है अंपायर की उंगली का तज़किरा मैंने तो नहीं किया था, ये तो इमरान खान साहब ने खुद ही फरमाया था। वो कुव्वत जो है वो किसी की सगी नहीं होती। लेकिन बुखारी साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो जब नदीम मलिक साहब से उन्होंने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अंपायर की उंगली में वो बखुदा हाजिर नाजिर जानकर खुदा को कहता हूँ कि वो तो मैं अल्लाह मियाँ को कहा करता था। मगर माज़ अल्लाह ये कैसे हो गया कि अल्लाह मियाँ ने इख्तियार इनको दे दिया था कि जब तुम कहोगे मैं उंगली खड़ी कर दूंगा? ये तो बेकार की बातें हैं ना। तो बाद में तस्बीह और तस्बीह की इजाज़त है। ये आर्गूमेंट छोड़ दें, सारी दुनिया को पता था कि वो किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और PDM की मूवमेंट किस तरह से आगे मोमेंटम पकड़ सकती है इस बारे में इजहार ख्याल कर रहे थे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि अब ये PDM का जो मसला है, गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है, कितनी मुश्किलात उनको इस वक्त पेश आ रही हैं। तो जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी पर हुकूमत कह रही है कि हल्कात रखा जाएगा, नून लीग के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के साथ कोई बैकडोर राब्तों का सिलसिला क्या हुकूमत शुरू करना चाहती है, या ऐसा हो चुका है? आपके इल्म में ऐसा कुछ है, और इससे फिर ज़ाहिर है PDM की मूवमेंट को भी नुकसान पहुंच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरे समझता है कोई ऐसी बात है। हम एक PDM के प्लेटफॉर्म पर सारे इकट्ठे हैं। ये हुकूमत का टेक्टिक्स है कि वो ये सिग्नल ऐसे दे रही है कि वो कह रही है कि कुछ जमातों से हमारे रब्ते, या हम उनसे जो है हल्का हाथ रखेंगे, या हम उनके साथ बेहतरी करेंगे। वो समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन पैदा की जाए, कोई डाउट पैदा किए जाए, ताकि हमारे जो 16 तारीख का जलसा है गुजरांवाला के और बाकी जलसे हैं उस असर डाल सके। न ये हुकूमत कड्डे कभी पहले कामयाब हुए हैं, ना होंगे। हुकूमत को सीरियस काम करने हैं, जो गवर्नेंस के इशू है, जो इकानमी के इशू है, जो महंगाई है, जो कीमतों को कंट्रोल करना है, ये अपने आप को ठीक करे। ये इस बात पर तवज्जो ना देके अपोजिशन को जलसों को किस तरह नाकाम बनाएंगे, उनको किस तरह रोकेंगे। ना ही पहले कोई जलसों को रोक सकता है, ना आइंदा भी रोक सकता। और अगर ये जिस तरह आज इन्होंने ताकत इस्तेमाल की है, हमारी जो कारण मीटिंग हो रही थी गुजरांवाला के अंदर, जिस तरह इन्होंने पुलिस भेजी है, जिस तरह लोगों को ये अरेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह ये लोगों के घरों के अंदर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, तो गिरफ्तार हुए हैं, और किस सतह के ओहदेदार या कारकुनान हैं? जी, जहाँ भी मीटिंग होती है पुलिस छापा मारती है। जो हमारे जो हर वार्ड और कमेटी और यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, लीडरशिप है, उन्हें वो गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तंग करते हैं। उन्हें कहते हैं आप मीटिंग में क्यों आए, लोग क्यों गठित नहीं। ये ऐसा माहौल है जो पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा। जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कह रही है कि हम जलसों की हदायत दिए, जैसे कर सकते हैं, हमको कानून नहीं तोड़ रहे, ये हमारा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान ने हमें राइट दिया हुआ है। तो अगर ये हुकूमत का रवैया होगा अपनी अपोजिशन के मतलब सियासी जमातों के मतलब, फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने का मुकाम है कि किस तरफ जा रहे हैं। हुकूमत तो ये कहती है कि मौलाना फजल रहमान से भी पहले बैकडोर राब्ते किए जाएंगे, और अगर वो ना माने तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये सख्त कार्रवाई, सख्त इकदाम हुकूमत की तरफ से मौलाना के खिलाफ क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखो, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। पिछले 40 साल से पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, तो पाकिस्तान में सियासत के बड़े माहिर हैं, खिलाड़ी हैं। उनके साथ ऐसी बात, ऐसा रवैया इमरान खान साहब ने रखा है। उनके बारे में जब इमरान खान साहब कलामात कहते रहे, उनके बारे में मुख्तलिफ जलसों में जाकर इमरान खान बातें करते रहे, तो किसी आम मालूम के बारे में भी करना जायज़ बिल्कुल नहीं है, किसी आम शहरी के मतलब करना जायज़ भी नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बारे में ऐसे अल्फाज कहना और आप कहना कि उनके साथ हमारा कोई रब्ता हो जाएगा। अब हुकूमत कहती है कि हम उनसे मिलेंगे, अब हुकूमत कह रही है कि हम उनसे कुछ चैनल जो है उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि स्टेज पे ऐसी कुछ चीज़ जो है वो हुकूमत के हाथ आएगी।
लेकिन जावेद अब्बासी साहब, अब मियाँ साहब की हिकमत अमली तो बड़ी जारहाना सामने आई है। उन्होंने हिदायत की है कारकुनों को, रहनुमाओं को कि जहाँ भी गिरफ्तारियाँ हों थाने के बाहर घेराव करें, वहाँ जमा हो जाएं, एहतजाज करें और उस वक्त तक जमा रहें जब तक तमाम लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता। तो इससे तो सूरत हाल मजीद नहीं ख़राब हो जाएगी, अनारकी की तरफ नहीं जा सकते हालात, इससे तसादुम हो सकता है। या ये जरहाना आप इसे कहते हैं? अगर पाकिस्तान की शहरी आइन ने ये दिया हुआ इख्तियार दिया हुआ है कि वो पुरअमन तौर पर कहीं असम्बल हो सकते हैं, वो जलसा कर सकते हैं, वो जुलूस कर सकते हैं, किसी पार्टी का प्रोग्राम कर सकते हैं, रियासत के किसी अदारे या रियासत की किसी चीज़ को जो है वो निशाना नहीं बना रहे, तो ये तो आईनी इख्तियार है। अगर हम ये काम करना चाहते हैं और कोई रोकता है, इसका मतलब है कि आईनी पाकिस्तान का नफाज नहीं चाहता। और अगर इसके नीचे वो केस बनाता है, उन केसों की क्या अहमियत है, उन केसों की क्या जो है उसको हम नाम दे सकते हैं। तो अगर ऐसा काम करेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाती है कि हम ये जुल्म और ज्यादती जो है वो चुप होकर शायद ये ही तरीका है कि हमें इसके खिलाफ तो अभी तक मियाँ साहब की हिदायत पर अमल हुआ है क्या? किसी थाने का घेराव किया गया है जहाँ पर आपके कारकुनान ओहदेदार गिरफ्तार हों, अंदर मौजूद हों और बाहर आप ही के पार्टी के रहनुमा और कारकुनान धरना दिए बैठे हों? ऐसी सूरत हाल अभी तक पैदा हुई? नहीं मेरे भाई, ना हम घेराव करना चाहते हैं, ना हम इस रियासत से लड़ाई करना चाहते हैं, ना हम वो काम करना चाहते हैं जो इमरान खान साहब ने किया था। करने के बाद कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर रिजाइन लेके जाऊंगा। उन्होंने PTV पे हमला किया था। उन्होंने कहा था मैं सिविल नाफरमानी की तरीक उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि गैस और बिजली की बिल देना बंद कर दें। हम रियासत के खिलाफ लड़ाई नहीं करते, हम सिर्फ इस हुकूमत को बावर करवाना चाहते हैं कि जो आज पाकिस्तान की अवाम मुश्किल है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो कीमतें बढ़ गई हैं, जो रोजगार लोगों का छीन गया है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जो करप्शन है, बड़े बड़े आप देख रहे हैं, चीनी का, आटे का आज देख रहे हैं, गंदम का कितना बड़ा स्कैंडल। आज कितनी गंदम हमारे पास मौजूद नहीं है, बाहर से मंगवा रहे हैं। चीनी की कीमत कहाँ पहुंच गई है? अब दवाइयों की कीमतों में 500% इजाफा कर दिया। ये वो बड़े इश्यू हैं जहाँ बड़ा पैसा कमाया जा रहा है। हम कहते हैं कि ऐसा न करें। जो इमरान खान साहब ने कौन से वादे किए थे कि हम आएंगे तुम, और इमरान खान साहब कहा बार बार कहा करते थे अपने जुल्फों में, तकरीरों में, जब महंगाई तब होती है, जब हुक्मरान करप्ट होते हैं, तो हम आज पूछते हैं कि क्या आज जो महंगाई है करप्शन की वजह से? फिर वो कहते थे कि इतने लाख डॉलर बाहर पड़े हुए मैं वापस लेके आऊंगा। वो कहाँ है? वो जो कहते थे कि 7 अरब रुपया रोज का करप्शन की वजह से बाहर जाता है मेरे से, वो कहाँ गए ये चीजें? वो कहाँ गए जो इन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ लोगों को घर दूंगा, 50 लाख 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, 50 लाख घर बनाएंगे। तो एक वादा, तो एक चीज हमें बता दें जो इस हुकूमत ने की हो। हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने वादे पूरे करें जो कौन से आपने किए थे, जो मैनिफेस्टो में आपके थे। अगर इस पर हम सवाल उठाते तो कहते हैं मैं आपको जेल में डाल, मैं आपके ऊपर नैब का केसेस बनाऊंगा। वो कहते हैं मैं इनको मानता नहीं हूँ, मैं इनको गाली देते हैं। जावेद साहब तो वज़ीर आज़म ने बड़ा खुलकर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि अपोजिशन जहाँ चाहे जलसे कर सकती है, जिस जगह मर्जी हो जुलूस कर सकती है। अब उन्होंने इजाज़त दे दी है, तो अब इस पर कोई एतराज़ तो अब PDM को बाकी नहीं रहा। इंतज़ामिया पहले इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद अब सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो गई। हमने कहा था कि जहाँ जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो पूरा गुजरांवाला जो है वो हमारा स्टेडियम हो, उसमें जलसा करेंगे। मोटरवे से सारी GT रोड से लेके जहाँ जहाँ हमारे लोग खड़े हो जाएंगे, जलसा तो भारत करना है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने लिख के 2 दफ़ा भेजा है कि ये मत इस पर रुकावट डाले, आप मेहरबानी करके। कुछ 2 दिन पहले PTI ने यहाँ लियाकत बागसुन्नी में अपना जलसा किया। तो अगर एक जमात को आप अलाउ कर रहे हैं, वो दूसरी जमातों को आप रोकेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा मुझे यकीन है कि अगर इंतजामिया अपनी मर्जी की कोई जगह आपको ऑफर करती है कि ये जगह हम आपको अलॉट कर रहे हैं, आप यहाँ पर जलसा करें, जितने मर्जी चाहे कारकुनान लाएं, तो आपको PDM को वो ऑफ़र कबूल होगी, या आप लोग ये चाहते हैं कि उसी जगह पर आप जलसा करें जो जगह आप खुद मुंतखब करें जहां आप चाहते हो? नहीं, इसलिए इंतजामिया का इख्तियार नहीं है, ये हमारा इख्तियार है। ये पाकिस्तान के लोगों का जमात का इख्तियार है कि जलसा उसे किस वक्त करना है, किस जगह पे करना है, कौन से टाइम करना है, उसकी लीडरशिप में किस टाइम लाना है। ये इंतजामिया किस तरह कौन होती है हमें कहे कि जलसा आपने फलां जगह करना है, आपने फलां जगह शुरू करना है? ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। वहाँ जो जगह हमने लिख के दी है वही आखिरी जगह बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा। और कह रहे थे कि हुकूमत ने चूंकि अपने वादे पूरे नहीं किए, अब हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि इस तहरीक को वो रोक सके। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, जिन्होंने आज अपनी ही हुकूमत पर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। इन इल्ज़ामात की कहानी जानेंगे ताहिर सादिक की ज़बानी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अटक से MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब ने अपनी पार्टी पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जितनी करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दौरे हुकूमत में हुई है, माजी में इतनी करप्शन कभी नहीं हुई। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। ताहिर सादिक साहब, ये इंकशाफात आप पर कब हुए कि इतनी ज़्यादा करप्शन हो चुकी है कि इतनी पिछले दौर में कभी नहीं हुई? पहले तो इस पर आपका कमेंट, फिर ज़रा आगे भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निचली लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहबान बैठे हैं जो 25-25, 30-30 महकमों के इंचार्ज बने हुए हैं। नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक है, जितने भी महकमे हैं, हर महकमे में मादर के दर आ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। वो इस वजह से कि ना वो MNAs को पूछते हैं, ना वो किसी मिनिस्टर से डरते हैं, ना उनका कोई एहतसाब हो रहा है। और इस वजह से बेतहाशा लोग जो हैं मायूस हुए हैं कि भाई हमारा तो नारा ये है कि हमें जीरो टॉलरेंस है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, और हमें तो चाहिए कि करप्शन का खात्मा नीचे जड़ों से करें। हम तो ऊपर कहते हैं जी फलाने इतनी करप्शन की है, वो जरूर करें, उसको आप जारी उसारी रखें, लेकिन पहले क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हम बैठे हुए हैं। ये जितने इदारों के आप नाम ले रहे हैं, जितने महकमों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन सब की करप्शन के सबूत हैं आपके पास? माय डियर, सबूत क्यों नहीं है? सबूत के बगैर मैं बात कर रहा हूँ माय डियर। बहुत सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मैंने अभी रिसेंटली पूरी फाइल बना के चीफ मिनिस्टर साहब को भी, मैडम जो है हमारी यहाँ हेल्थ की मिनिस्टर, उनको भी भेजी है, और 100 से ज़्यादा बंदों ने एफिडेविट दिए हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, लेडी डॉक्टर्स हैं। साहब, फिर चीफ मिनिस्टर ने और हेल्थ मिनिस्टर ने, फिर यास्मीन राशिद साहिबा ने, उस्मान बुज़ार साहब ने क्या आपको जवाब दिया उसका? इंक्वायरी एक उन्होंने अभी इंक्वायरी जो है इनिशिएट की थी, वो डॉक्टर साहब भेजे थे, सीनियर डायरेक्टर हैं, कहीं से आए हुए थे, वो इंक्वायरी मुकम्मल करके चले गए। पर मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एक MNA अटक में बैठा हूँ, चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ, बड़े क्लोजली देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग आके मुझे बता रहे हैं और मैं उनसे बाकायदा उनसे एफिडेविट ले रहा हूँ, अल्फिया बयान दे रहा हूँ, उनके थंब इम्प्रेशन ले रहा हूँ और भेज रहा हूँ। तो फिर आप उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, आप पहले उसे सस्पेंड करें और फिर इंक्वायरी करें। और उस इंक्वायरी पर आपका एतमाद नहीं है? वो इंक्वायरी भी शफाफ तरीके से नहीं हो रही? की बात नहीं, वो हर चीज प्रूव्ड है। जो मुझे एतमाद, ये नहीं कि मुझे एतमाद नहीं, एतमाद है, लेकिन वाई टू वेस्ट सच, मतलब इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लें, तब के पता लगे कि भाई को मामला इतना इजी नहीं है। जो करप्शन करेगा सस्पेंड होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरियों में आप तो लगाएं। आप मेंबर नेशनल असेंबली अटक से, तो आप तो बराह रास्त वजीर आजम से भी रब्ता कर सकते हैं इस पूरी सूरत हाल को उनके इल्म में लाने के लिए। उनके इल्म में है ये सूरत हाल? ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, ये देखें मेरी बात सुनिए, ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये पंजाब का क्या मातहत है, ये पंजाब को हमने टेकअप किया है कि जनाब आप फौरी तौर पर एक्शन करें। और मेरी एप्लीकेशन जो भेजी है मैंने, वो 23 या 24 तारीख को पिछले माह की गई हुई है। उन्होंने फिर 2 या 3 तारीख को वो डायरेक्टर साहब आए हैं, वो इंक्वायरी करके भी चले गए हैं। तो आप देखें, बात ये कि 20 दिन गुजर गए हैं, वो लोगों को तंग भी कर रहे हैं। वो लोगों कहते हैं मैं तुम्हें सॉर्ट आउट कर लूंगा। भाई क्या सॉर्ट आउट तुम कर सकते हो, अल्लाह माफी दे। तो ताहिर साहब, ये जो टाइगर फोर्स जिसको पूरे मुल्क में ये इसी तरह की कार्रवाइयों को बेनकाब करने के लिए लॉन्च किया गया था, वो टाइगर फोर्स आपके इलाके में नहीं काम कर रही? ये तमाम ये अब जो इंक्वायरी हुई है, इससे पहले ये रिपोर्ट्स के टाइगर फोर्स ने नहीं आगे पहुंचाई जो आपके जरिए आगे पहुंची? नहीं, अरबाब साहब, टाइगर फोर्स का ताल्लुक इसके साथ नहीं कि करप्शन को अनाज करे। टाइगर फोर्स तो बनाई गई थी कि कावड़ के जो मामलात हैं, जो SOPs हैं, उनको करे, कुछ लोगों को देखे कि भाई फासला सही रखा जा रहा है, मास्क पहने हुए हैं, कंट्रोल करे, कुछ चलो महंगाई को देखे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टाइगर फोर्स भी जो है उसके पास कोई अथॉरिटी तो नहीं, लीगल उसका कोई एंटिटी उसके पास नहीं है लीगल। ताहिर साहब, टाइगर फोर्स का मैंडेट तो अब बड़ा बढ़ा दिया गया है। वजीर आजम साहब ने कहा कि अब महंगाई को भी टाइगर फोर्स कंट्रोल करेगी, करप्शन कहाँ कहाँ हो रही है उसकी निशानदेही भी टाइगर फोर्स करेगी। उस्मान डार साहब ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये तमाम ऐलानात हुए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ उस्मान डार साहब ने जो ऐलान किया, आई डोंट थिंक कि ये ऐलान इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि बात यह है कि टाइगर फोर्स के पास वो बेचारे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो क्या कैसे वो अनाज करेंगे, उनके पास क्या सबूत है। मुझे अभी रिसेंटली कुछ दिन नहीं बल्कि यस्टरडे
टाइगर फोर्स के लोग मेरे पास आए थे कि जी हमारे साथ हम गए हैं, लोगों ने बदतमीजी की, हमने थाने में दरख्वास्त दी, हमारी कोई दादरसी नहीं हुई। टाइगर फोर्स वालों ने मुझे आके खुद बताया कि जी हमें 20-30 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। भाई पहले आप उनको पहले फैसिलिटेट करो, उनको कैसा इक्विपमेंट दो, खाने पीने का उनका बंदोबस्त करो, उनको कुछ ट्रेनिंग इसका मतलब दो। कि आप ये कह रहे हैं कि ये टाइगर फोर्स ये काम नहीं कर सकती जो वजीर आजम ने उस्मान डार ने उनके सुपुर्द किया, उन पर एतमाद किया है, ये उस्मान डार को बेचारे को क्या पता है, वो उधर अपना करे, जो अपना सियालकोट के अंदर कुछ सर्जिकल का जो काम करता है वो करे, कैंचियां बनाए, कुछ उस तरह बनाए, बाकी कोई फुटबॉल की कदर करता है तो वो करे। उस बेचारे को क्या पता है कि टाइगर फोर्स तो आपने बना दी है, क्या आपने उनकी ट्रेनिंग की है, क्या आपने उनको टाइगर फोर्स का पैटर्न तो उनको इमरान खान साहब ने बनाया। अगर उनको कुछ नहीं पता होता तो टाइगर फोर्स की कमान उनके हाथ में कैसे दी जाती? आप मेरी बात सुने, आप बादशाहों वाली बात कर रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ऑन ग्राउंड रियलिटी की कि टाइगर फोर्स जो बनी है उसके पास लीगली कोई अथॉरिटी नहीं कि वो जाके क्या करे। लोग अदालत में चले जाते हैं, अदालत उठा के उनको बाहर फेंक देती है। वो भाई पहले कोई उनकी ट्रेनिंग करें, उनको लीगली कोई उसको लीगल कवरेज में लाएं, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाएं, तो कानून साजी करें, तो ऑर्डिनेंस ही निकाल दें कि यार इनको ये अथॉरिटी हम दे रहे हैं, तो तब उनको आप फील्ड में भेजें। वैसे ही उनको आप भेज रहे हैं, लोग उनसे लड़ पड़ते हैं, बेइज्जती करते हैं, वो लोगों की बेइज्जती करते हैं। अगर उनको भी इख्तियारात दे दिए जाएं तो फिर जो पहले से जो एक निज़ाम चलता आ रहा है, जो लोग पहले से जिन महकमों की जिम्मेदारी है, जिन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, उनके पास ये इख्तियारात भी हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जो मैं कह रहा हूँ तो वो नहीं, वो उनको इम्प्लीमेंट करवाए ना। मेरा तो यही रोना रो रहे हैं कि जो लोग अथॉरिटी आपने दी हुई है, जो मैकेनिज्म मौजूद है महंगाई पे कंट्रोल करने का, उनको खींचें। ये जो सरकारी मुलाजमीन बैठे हुए हैं जो इतनी इतनी हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको इनकी चाबी घुमाएं, इनको कहें भाई आप ग्राउंड पे कोई रिजल्ट दें, महंगाई को कंट्रोल करें। तो ये आपके ऐसे और हमख्याल लोग भी हैं जो ये सोच रखते हैं और पार्टी की आला क़यादत तक, सीनियर लीडरशिप तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं आप लोग? देखें जी, सीनियर लीडरशिप को वैसे नहीं पता। आज आपने देख रहे कैबिनेट ने भी कहा है जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसी को नहीं, ये मतलब जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनको नहीं पता कि इलाकों में क्या हो रहा है। ये लोग नहीं जा रहे, फिर रहे इलाकों में अपने वोटर्स वोटर्स अपने मेहमानों से। 2 साल अब इस हुकूमत को हो गए, आपकी हुकूमत को, आप भी ज़ाहिर है उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अभी तक ये कहते हैं कि ये तो पुरानी हुकूमतें करके गई हैं, फलां चीज़ हमें विरसे में मिली है, इस वजह से कीमतें ज़्यादा हैं। नहीं, वो पुरानी चीज़ों को अब आप छोड़ें, पुराने जो कर गए हैं वो कर गए हैं। अब आप जो कर रहे हैं उसको ठीक करें। जो पुराने, आपका कमाल तो ये है जो गंद पुराने कर गए हैं उसको ठीक करके उसके अंदर मजीद बेहतरी लाएं, ये आपका क्रेडिट मिलेगा आपको। तो ताहिर साहब, ये जो अब आपने ये करप्शन आपने बेनकाब की, आगे तक ये चीज़ें पहुँचाएँ, इदारों की नाअहलियाँ, खामियाँ आप सामने लेकर आए, पार्टी की तरफ से इस पर आपको कोई नोटिस या कोई डांट डपट ऐसी तो नहीं हुई? ऐसा मामला तो नहीं हुआ? नहीं, देखें जी, डांट डपट क्या होनी है माय डियर। अगर हम उनको कोई राय देंगे, कोई अच्छी चीज़ बताएंगे, कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे, तो हमें क्यों डांटेंगे? वो क्यों डांटेंगे? वो उनको तो समझना चाहिए, उनको हम उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हम भी उसी किश्ती के सवार हैं जिसमें खान साहब सवार हैं। अगर वो कश्ती डूबेगी तो हमें भी साथ दे डूबेंगे। आमतौर पर होता ऐसे ही है। अभी जब यहाँ सिंध में फिरदौस अमीन मकवी साहब ने गुफ्तगू की थी, कुछ वज़ीर आज़म साहब से कुछ गुजारिशात की थी, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। अभी जब शरपुरी साहब ने नज़रिए से इख्तिलाफ़ किया मियाँ साहब के, उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया। तो ये पार्टियों में, सियासी जमातों में, चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये इसी तरह की रिवायत होती हैं। जब भी पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ आप कोई बात करते हैं तो एक्शन आपके ख़िलाफ़ होता है। नहीं, ये कोई एक्शन वाली बात नहीं है। हम जब कोई भी जायज़ बात करेंगे, पार्टी को सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। हम इधर ये तो नहीं कि बैठे हुए हमें अटक के पूरे अवाम ने, मैं दो सीटों पे इलेक्ट होकर आया था, पूरे अटक में से अल्लाह के फजल करम से मुझे बेहतरीन तरीके से कामयाब करके भेजा उन्होंने। मैं इमरान खान से बाद नंबर 2 हूँ जिसको इतने वोट पड़े हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो हम लोगों की बात करेंगे, हमको ये तो नहीं कि लोगों की बात नहीं करेंगे और हम डर के बैठ जाएंगे। हमारा काम है इनको बताना, इनको समझाना, और इनका काम है हमारी बात सुनना, उस पर अमल करना। और जितना जल्दी ये हमारी बात सुनेंगे, जितना जल्दी उस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। मैंने कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना या उधर उनकी सीट पर नहीं बैठना। इमरान खान खुद जेन्युइन आदमी है, चाहता है, ऑनेस्टली चाहता है कि लोगों की बेहतरी हो। लेकिन नया लोग जो साथ बैठे हुए हैं, भाई इनको फर्क करें, बैठें, नए लोग लाएं, नई टीम लाएं, नई जिद्दत के साथ फील्ड के अंदर जाएं,
और लोगों की बेहतरी के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए। ये जितनी भी ये कमियां खामियां जो आपने उजागर की हैं, जो करप्शन आपने बेनकाब की है, जब तक इस पर इंसाफ नहीं हो जाता, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, अपने मौक़िफ़ पर आप डटे रहेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे? माय डियर, मैं कह रहा हूँ कि हमने खुद इसको टेकअप किया है। अगर वो लेट से चीज़ को नहीं ऑनर करेंगे तो हम फिर मजीद इनको बताएंगे। अब लोग फिर वहाँ और ज़्यादा एजुकेट करेंगे, हालात ख़राब होंगे। इन्होंने कोई अपोजिशन को तो सपोर्ट नहीं करनी ना गवर्नमेंट ने, या इनके बंदे ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन के लिए इतना हालात पैदा कर दें कि महंगाई का इतना जोर हो जाए, करप्शन का इतना शोर पड़ जाए कि लोग खुद ब खुद सड़कों में निकल आए। अपोजिशन की तो अहलियत नहीं लोगों को निकालने के लिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो ये चाह रही है कि ऐसा काम किया जाए कि लोग निकल के अपोजिशन के साथ मिल जाए और इनके लिए परेशानियां क्रिएट करें। ठीक है, ताहिर सादिक साहब बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे अटक से MNA हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि जो करप्शन उन्होंने बेनकाब की थी वो उन्होंने CM पंजाब को और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब को इसकी रिपोर्ट की, उसके बाद इंक्वायरी हुई है, लेकिन अभी तक कहीं कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर अपने टैरिफ में इजाफा कर दिया। 2.89 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के यूनिट्स के रेट में इजाफा किया गया। इस पर बात होगी, इकराम सहगल साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत कुछ भी कहे, वफाकी हुकूमत कुछ भी करे, कितनी ही यकीन दहानियां करा ले, अदालती रिमार्क्स कैसे ही क्यों ना हो, के इलेक्ट्रिक किसी की नहीं सुनती, किसी की नहीं मानती। जब भी बिजली की कीमत बढ़ाने का दिल चाहता है बढ़ा देती है। समरी नेपरा के पास जाती है, रातों रात मंजूर भी हो जाती है। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत 2-4 दिन तक एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर सबको इसकी आदत हो जाती है और सब इस इजाफे के साथ ही जीने लगते हैं। के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर बिजली की कीमत में 2.89 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक भी 1 सितंबर यानी तकरीबन 1.5 माह पहले से होगा। सिंध हुकूमत ने तो इस इजाफे को बयान की हद तक मुस्तरद किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने तो ये जहमत भी नहीं की। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि हमने ऐसा सुना है कि आधा शहर बिजली ना होने की वजह से रात को जागता है, शहर में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही। जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो फिर ऐसा ही होगा। खबरों के मुताबिक कराची और बलूचिस्तान में बिजली मुंबई से कंट्रोल होती है। आधा कराची रात को अंधेरे में डूबा होता है। रोज मुझे फोन कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि कराची में दिन में 3 बार बिजली जा रही है। कराची में बिजली की तकसीम मुंबई से कंट्रोल हो रही है। शहर में किसे कितनी बिजली मिलेगी इसका कंट्रोल मुंबई से चलाया जा रहा है। यूं लगता है कि आखिर में इस कंपनी के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इनकी पुश्त पर कोई और है। अगर आप इस मुल्क के वफादार होते तो कराची का ये हाल ना होता। ये रिमार्क्स है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम गुलजार अहमद के। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन के इलेक्ट्रिक इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो इजाफा किया जाता है बिजली के नर्ख में, नेपरा के पास समरी जाती है, नेपरा मंजूर भी कर देती है, बैक डेट्स में इजाफा हो जाता है, ये पिछली तारीखों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किस तरह से इजाफा हो जाता है? देखिए, ये बड़ा अफसोस वाली बात है कि जो इजाफा बिजली में हो रहा है वो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो ये बरक्स उसके है जहाँ पर बिजली अभी हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हमारे पास अवेलेबल बिजली है, NTDC जो है वो उतना बिजली कराची इलेक्ट्रिक को नहीं देता। अब कराची इलेक्ट्रिक को अगर वो उतना बिजली देता और ऑब्वियसली वो एक फ्लैट रेट पर देता कराची इलेक्ट्रिक को, तो कराची इलेक्ट्रिक आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। कराची इलेक्ट्रिक को पैसे ज़्यादा वो प्रॉफिट बनाते हैं अगर वो खुद जनरेट करें। खुद जनरेशन में ये है कि वो चाहते हैं कि और पावर स्टेशन करें ना। इसके अंदर काफ़ी बोलते हैं ना एक मेजर कॉर्पोरेट प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट प्रॉब्लम ये है कि 66.4% जो है वो KES पावर के पास है। KES पावर के पास 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है अलजुमे ग्रुप जिसको कहते हैं और दूसरा ग्रुप जो है अबराज ग्रुप।
मेजर मेजॉरिटी 66.4 मे बी 34% या कुछ ऐसी ये है अबराज ग्रुप पर। 51% अबराज ग्रुप के पास है। अबराज ग्रुप अंडर लिक्विडेशन। अबराज ग्रुप जो है वो अबराज जो पुराना ओनर था आरिफ नकवी और अबराज ग्रुप, वो नहीं कंट्रोल करते, वो कंट्रोल करते हैं लिक्विडेटर्स। ना लिक्विडेटर्स किसको जवाब देते हैं ये किसी को नहीं पता। दूसरे आगे अलजुमे ग्रुप। अलजुमे ग्रुप में कहने का तो अलजुमे ग्रुप है वो लीड है, बट अलजुमे का इनफैक्ट सबसे कम शेयर होल्डिंग अलजुमे के पास है। उससे बाद जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो हबीबुल्लाह खान साहब के पास है थ्रू अ कंपनी इन दुबई और समवेयर एल्स, आई डोंट नो, बट उनके पास मेजॉरिटी शेयर है, वो तो पाकिस्तानी यहाँ पर है। सही, लेकिन दूसरा शेयर होल्डिंग है इनके पास ये कुवैती ग्रुप है, सबसे मिनिमम 8% और 9% अलजुमे ग्रुप के। अलजुमे ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेटिव है शान अशारी, वो अब चेयरमैन। सही, लेकिन इकराम साहब ये जो 2-3 साल पुराने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे हो जाते हैं, 2018 के रेट्स बढ़ा दिए, 2017 के रेट्स बढ़ा दिए, ये क्यों और कैसे होता है? इसकी वजह क्या है? जब एक साल गुजर गया, उस साल लोगों ने बिल अदा कर दिए, लोग आगे बढ़ गए, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, और ये बैक डेट्स में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे कर रहे होते हैं। देखिए ये तो चला आ रहा है इनफैक्ट आसिफ जरदारी साहब के टाइम से। आप चेक करें उस ज़माने में कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन एनर्जी मिनिस्टर थे और कौन एनटीडीसी में थे, ठीक है। आप देखेंगे ज़्यादातर लोग वही थे पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, या थोड़ा चेंज हो गया। और अगर आप पीटीआई गवर्नमेंट में देख लें तो वही लोग हैं। तो नेचुरली के इलेक्ट्रिक के लिए एक स्पेशल, एक बोलते हैं ना फेवर वाली बात है जो वो करते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले ने ये कहते हैं कि हमने बड़ा पैसा लगाया है। इन्होंने पहले पावर स्टेशन में $100 मिलियन जरूर लगाया था, उसके अलावा इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया, ठीक है। कहते हैं कि हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन जब आप पावर स्टेशन बना रहे हैं तो किसको दुनिया में नहीं पता है कि पावर स्टेशन। इकराम साहब, ये आम लोगों के लिए, जो आम सुनने वाले हमारे, इनके लिए ज़रा ये अगर आप सिंप्लीफाई कर दें, ये फ्यूल एडजस्टमेंट ये होता क्या है? ये क्यों एडजस्टमेंट 3 साल बाद 2 साल बाद होती है और फिर ये लोगों को भरनी पड़ती है? ये इस तरह होता है जी कि देखिए फ्यूल की प्राइस वेरी करते हैं, और जो बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी वो वेरी करती है नॉर्थ में, क्योंकि आपकी फ्यूल नॉर्थ में जाती है, उस पर फ्रेट लगता है वगैरह वगैरह, तो वो वेरी करती है। साउथ में जो है फ्यूल अवेलेबल है, इमीडिएटली पोर्ट सिटी है, उसमें करती है। इनको वो रेट नहीं देना चाहिए जो नॉर्थ में। ऑब्वियसली वहाँ तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो फ्रेट लगती है, आपकी तेल जाती है, जो भी गैस जाता है जहाँ पर भी, वो तो फ्रेट उसमें लगती है। लेकिन इन्होंने ये किया है, एक तरह की मैं बोलता हूँ स्लेट ऑफ हैंड है, कि यहाँ पर इन्होंने किया कि जी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्यूल एडजस्टमेंट है, वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लाहौर में वही कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए कराची में। ये गलत है, ये असूलन गलत है, बिकॉज यहाँ पर फ्रेट जो है वो ऑब्वियसली तेल का भी फ्रेट। तो इस पर चेक रखना नेपरा का ही काम है, क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका काम इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि कोई गैर ज़रूरी चार्जेस वसूल ना किए जाएं, लेकिन वही अप्रूवल दे रही होती है इन सब चीज़ों का। हाँ जी, नेपरा का काम है, लेकिन नेपरा के अंदर भी और काफ़ी इनपुट्स होते हैं, पब्लिक की हेयरिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह, और इसके अंदर मैं समझता हूँ अभी नेपरा के अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं। ये नए चेयरमैन साहब काफ़ी मजे हुए ऐसे हैं, उनको एक्चुअली एहसास भी है, लेकिन जब उनको अगर वो कैबिनेट की तरफ से आए, खाली नेपरा नहीं करता ये, अगर आप कैबिनेट की तरफ से आए और ये एडजस्टमेंट आए तो फिर नेपरा क्या बोल देगा आगे, ठीक है ना जी। देखें हम कहते तो हैं कि हर रेगुलेटर इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट लेती, लेकिन इन एक्चुअल फैक्ट आपको मुझे पता है कि रियली जो रेगुलेटर इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो अंडर सम कंपल्शन काम करता है, वेदर इट्स अ गवर्नमेंट कंपल्शन, वेदर इट्स सम अदर कंपल्शन, आई विल नॉट लाइक टू से। इकराम साहब, ये जो इजारादारी, सॉरी टू कट यू, ये जो इजारादारी के इलेक्ट्रिक कायम हो गई है, ये अब इसको कौन ख़त्म करेगा? ये कैसे ख़त्म हो सकती है? सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, जो रेगुलेटर्स हैं वो कुछ नहीं करते, तो फिर ये ख़त्म कैसे होगी? देखिए जी, सिंपल बात ये है कि KES पावर जो कंट्रोलिंग शेयर है, इट इज़ अ चैलेंजेबल अथॉरिटी। The government of Pakistan owns 25 or 26% shares and 66.4% है, लेकिन जब 51% of that 66.4% has come into liquidation, तो government of Pakistan can take a stance कि मैनेजमेंट जो है वो एक लिक्विडेटर बहामा आइलैंड में बैठ के नहीं कर सकता मैनेज इसको, ठीक है जी। KES पावर actually the majority of KES power is in the hands of liquidator, so KES power as an entity can be called into question, ठीक है। अब लीगल तो मैं नहीं जानता, वो नहीं करता, लेकिन जब तक आप एक मैनेजमेंट जिसके अंदर
गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपॉइंट करे जो स्पेशलिस्ट हैं। पर्टिकुलरली देखिए मुनीर सल्वी साहब बहुत अच्छे चार्ट अकाउंटेंट है, बहुत बचे हुए आदमी हैं, लेकिन he not qualified to head a utility company. He is just a chartered accountant. How can you take a surgeon to run some engineering workshop? ठीक है ना जी। इसी तरह आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट and he does not have experience before कि भाई किसी यूटिलिटी कंपनी में काम किया हो, ठीक है ना। अगर होता पहले यूटिलिटी कंपनी में काम किया होता और उनकी बोलते ना कि एक तरह की होती ट्रैक रिकॉर्ड होती, बस तो आपके पास जो उनके सीनियर मैनेजमेंट है उसके अंदर आप देख लें कि चार्ट अकाउंटेंट्स की कितनी वो है। आई थिंक ये इसके अंदर सबसे पहली बात ये करना है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि मैनेजमेंट कंट्रोल में थोड़ा असर्ट करे। अगर आप उनको बोले ठीक है कि ये इस बात करें, लेकिन हमारे कंसेंसस से चॉइस ले जो मैनेजमेंट करे। और मैं समझता हूँ देखिए एक बात मैं आपको कह देता हूँ बड़ा क्लियर जी, कि इलेक्ट्रिक के लोग बड़े हार्ड वर्किंग हैं, कि इलेक्ट्रिक ने बहुत काम किया है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, इसमें कोई शक नहीं है, इम्प्रूवमेंट बहुत आई है, लेकिन वो पेस इम्प्रूवमेंट की वो नहीं है जिस पेस पर ये शहर बढ़ा है। और इसलिए आई थिंक जब एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को नहीं सर्व कर सकती है, लेकिन तो मैनेजमेंट जो है वो हैज टू बी कॉल्ड। इकराम साहब जरा आखिर में ये बता दीजिएगा कि वाकई पड़ोसी मुल्क से भी कोई ताने बाने के इलेक्ट्रिक के मिलते हैं, वहां पर भी कुछ शेयर होल्डर्स हैं क्या? ऐसी आपके पास कोई इत्तला है? ये शानाशारी थोड़ी आपको बताएगा, वो आपको आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बट साथ साथ उसको बोलना भी चाहिए था कि है तो कैनेडियन सिटीजन भी, ठीक है ना जी। और कैनेडियन सिटीजन जो शेयर होल्डिंग इनकी है वो किसको पता है, लिक्विडेशन में जो शेयर्स हैं वो किसको पता है किसके पास है? आपने कभी ट्रांसपेरेंटली आपने बताया पब्लिक में कि शेयर की इस पावर की क्या वो है? और कि कभी ये तो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को इस पूरी सूरत-ए-हाल का इल्म है अच्छी तरह से? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, लेकिन वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कहीं उनको खुश रखता है, कहीं के मैनेजमेंट को खुश रखती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे एग्जाम से मुतालिक, और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट लेवल पर के इलेक्ट्रिक के मामलों को थोड़ा बेहतर करे, और अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो सूरत-ए-हाल इसी तरह ख़राब रहेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।